नमस्कार। 1960 के दशक में एक युवा नेता सड़क से संसद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा। बहुतों को लगा कि प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन नहीं बन पाया। 1970 के दशक में उसके बागी तेवर से इंदिरा गांधी तक हिल गई और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने के बाद बहुतों को लगा कि वो नेता प्रधानमंत्री बनेगा, फिर भी नहीं बन पाया। 1980 के दशक में अपने कदमों से भारत को नापने वाले उस नेता के बारे में सबको लगने लगा कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तब सबने सोचा कि अब बुढ़ाते हुए युवा तुर्क की पारी घोषित हो गई है। वीपी सिंह से मात खाने के बाद राजनीतिक विद्वानों को लगने लगा कि अब चंद्रशेखर कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन बड़े नाटकीय और फिल्मी अंदाज में 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तब तक अपने संसदीय राजनीति के 27 वर्षों में चंद्रशेखर ना कभी केंद्र में मंत्री रहे, ना कभी मुख्यमंत्री बने। एक एमपी से सीधे पीएम का वो सफर बेहद संक्षिप्त रहा। 6 मार्च 1991 को जब प्रधानमंत्री पद से चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया तो एक पत्रकार ने पूछा, आपको नहीं लगता कि आप बेहद कम समय तक प्रधानमंत्री रहे? चंद्रशेखर का जवाब था, माउंट एवरेस्ट पर कोई घर बनाने के लिए नहीं जाता। मैंने खुद एक बार चंद्रशेखर से पूछा था कि आपको मंत्री बनने का प्रस्ताव इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह तक कई प्रधानमंत्रियों ने दिया, फिर भी आप कभी मंत्री क्यों नहीं बने? चंद्रशेखर का जवाब था कि मंत्री बनने के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री से विचारों में समानता हो। लेकिन जिन प्रधानमंत्रियों ने मुझे मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, उनसे मेरे विचारों में बहुत असहमति थी। ऐसे में अगर मैं मंत्री बनता तो अपने ही प्रधानमंत्री के लिए मुश्किलें खड़ी करता। मैंने मंत्री सिर्फ अपने सिद्धांतों के कारण बनना स्वीकार नहीं किया, इसके पीछे कोई त्याग नहीं था। चंद्रशेखर व्यवहारिक राजनीति में माहिर थे, लेकिन अपने मूल्यों की कीमत पर नहीं। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के तरीके से वो आहत थे और धीरे धीरे वो नाराजगी कड़वाहट में बदल गई थी। पूर्व सांसद शंकर दयाल सिंह ने अपने एक लेख किस्मत के धनी हैं चंद्रशेखर में एक संस्मरण लिखा। 1990 में मैं राज्यसभा का सदस्य था। मैंने अपने घर पर एक दावत रखी जिसमें कई लोगों को बुलाया। चंद्रशेखर भी आए। उस वक्त वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर उस दिन काफी खुश नजर आ रहे थे। मैं बहुत दिनों से एक बात उनसे कहना चाहता था। उनको प्रसन्न मुद्रा में देखकर मैंने कहा कि आप जैसे योग्य व्यक्ति बहुत कम होते हैं, आपको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बन जाना चाहिए। इतना सुनते ही चंद्रशेखर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने बेहद नाराजगी के साथ कहा, यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या सोचते हो कि मैं वीपी का नौकर बन जाऊं? वीपी सिंह चंद्रशेखर के जूनियर थे, लेकिन जिस इंदिरा गांधी के सुझाव पर चंद्रशेखर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनके मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हुए। चंद्रशेखर मिशन और एम्बिशन का मिक्स थे, मूल्यों और महत्वाकांक्षाओं के मिश्रण से बने थे। 1983 की पदयात्रा के बाद कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद के योग्य हूँ। 7 साल बाद ऐसा राजनीतिक समीकरण बना कि वो प्रधानमंत्री बन गए। चंद्रशेखर सरकार में कानून मंत्री रहे। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक लेख में लिखा कि शासन करने वाले व्यक्ति या तो सभ्य होते हैं या साहसी होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर के साथ दिक्कत ये थी कि वो एक ही साथ सभ्य भी थे और साहसी भी। प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर ने एक साथ राम मंदिर विवाद का समाधान ढूंढना शुरू किया, तो पंजाब से लेकर असम तक के उग्रवाद और जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का भी समाधान ढूंढना शुरू किया। उसी क्रम में पंजाब के अलगाववादी नेता सिमरनजीत सिंह मान को बातचीत के लिए 7 रेस कोर्स रोड पर बुलाया, जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है और जिसे अब लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। आर्थिक इतिहासकार रॉड्रिक मैथ्यूज ने अपनी किताब चंद्रशेखर एंड द 6 मंथ्स दैट सेव्ड इंडिया में लिखा है कि 28 दिसंबर 1990 की दोपहर प्रधानमंत्री आवास पर सिमरनजीत सिंह मान से चंद्रशेखर की मुलाकात हुई। मान अपनी 3 फीट लंबी धार वाली कृपाण लेकर पहुंचे थे। एसपीजी सुरक्षा अधिकारियों को कृपाण के साथ मान को प्रधानमंत्री के पास भेजने में ऐतराज था, लेकिन चंद्रशेखर सिखों की धार्मिक परंपरा और भावना से वाकिफ थे, इसलिए मान को कृपाण के साथ ही आने दिया। उन दिनों चंद्रशेखर की एसपीजी सुरक्षा के इंचार्ज रहे शांतनु मुखर्जी ने लिखा है कि सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने कमरे के दरवाजे को थोड़ा खुला रखा था, जहां से चंद्रशेखर और मान
दिखाई भी दे रहे थे और उनकी बातचीत साफ साफ सुनाई भी पड़ रही थी। अपनी सीट पर बैठते ही मान ने अपनी तलवार म्यान से आधी निकाली और चंद्रशेखर से कहा कि ये मेरी खानदानी तलवार है और बहुत घातक है। चंद्रशेखर ने जवाब दिया, इसको म्यान में रख लो, बलिया के हमारे पुश्तैनी घर में इससे भी बड़ी तलवार है जो ज़्यादा घातक भी है। अपने लेख में मुखर्जी ने लिखा कि इतना सुनते ही मान और उनकी तलवार दोनों शांत पड़ गए। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहते वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसके मिश्रा अपनी आत्मकथा फ्लाइंग इन हाई विंड्स में एक घटना का जिक्र किया है। मिश्रा लिखते हैं, मैं चंद्रशेखर के साथ 7 रेस कोर्स रोड पर था जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास था। चंद्रशेखर उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने दफ्तरी कामों के लिए ही करते थे। वह हैदराबाद हाउस में जाने की जल्दी में थे जहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के लिए उन्हें भोज देना था। चंद्रशेखर बिल्कुल साफ कपड़े में थे, धोती कुर्ता के ऊपर सदरी भी सफ़ेद थी। वो बहुत हड़बड़ी में थे, जल्दी में थे, लेकिन मैंने कुछ जरूरी फाइलों पर उन्हें दस्तखत करने की विनती की। उन्होंने कलम मांगी। मैंने अपनी फाउंटेन पेन निकाली और ये देखने के लिए कि वो चलती है या नहीं उसे झटका तो सारी स्याही चंद्रशेखर की सदरी पर फैल गई। मैं सहम गया क्योंकि मुझे लगा कि अब डांट ना पड़ जाए, लेकिन चंद्रशेखर ना गुस्से में आए ना खिन्न हुए। उनके पास इतना समय भी नहीं था कि अपने साउथ एवेन्यू वाले घर में जाकर नई सदरी पहन सके, तो उन्होंने वहीं अलमारी में तलाश की तो एक तुड़ा मुड़ा पुराना जैकेट मिल गया। चंद्रशेखर ने उसे ही पहना और हैदराबाद हाउस के लिए निकल पड़े। एक बड़े आदमी से उस दिन मैंने सीखा कि छोटों की गलती को कैसे माफ किया जाता है। मैं खुद उनकी जगह पर होता तो ऐसी गलती करने वाले को मार डालने वाला भाव मेरे अंदर आ जाता। एसके मिश्रा ने नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक तमाम प्रधानमंत्रियों को नजदीक से देखा या उनके साथ काम किया था। कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ काम किया था, लेकिन उनका मानना था कि चंद्रशेखर घिसी पिटी लकीरों पर चलने वाले नहीं थे। वो राजनीति और कूटनीति की पेचीदगियों से निकलकर मानवीय आधार पर समस्या का हल ढूंढते थे। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहते हुए स्वीडन के कुछ इंजीनियरों को आतंकवादियों ने कश्मीर में अगवा कर लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हें रिहा भी कर दिया। तब किसी को पता नहीं चला कि ये हुआ कैसे, क्योंकि उस समय एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने इसे राजनीति और कूटनीति का सवाल बनाने की जगह कुछ लोगों की जान का सवाल बनाया और मीडिया में जाने की जगह कोई और रास्ता अपनाया था। अपनी आत्मकथा फ्लाइंग इन द हाई विंड्स में एसके मिश्रा लिखते हैं कि कश्मीर में स्वीडिश इंजीनियरों के अगवा होने के बाद स्वीडन के राजदूत ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की। चंद्रशेखर ने राजदूत से सहानुभूति जताई, लेकिन ये भी कहा कि मैं इस मामले में बहुत मदद कर सकूंगा, ऐसा नहीं दिखता। जब राजदूत चले गए तो चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो जो हुआ वो बहुत खराब है और इसमें हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने तुरंत हॉटलाइन पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। मजाकिया लहजे में चंद्रशेखर ने शरीफ से कहा कि भाईजान, आप ये क्या बदमाशी कर रहे हैं। हक्का बक्का शरीफ ने पूछा होगा कि भाई साहब मैंने क्या किया है। तब मिश्रा ने दोनों की बातचीत सुनी। उसको अपनी आत्मकथा में लिखा कि चंद्रशेखर ने कहा, आपने क्या किया है, आपने कुछ बेगुनाह स्वीडिश इंजीनियरों को अगवा कर लिया है। शरीफ ने कहा, ओह, इसके बारे में मैंने भी सुना, बहुत बुरा हुआ, ये आतंकवादियों का काम है और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा, भाईजान, ये मीडिया में कहने सुनने के लिए सही हो सकता है, लेकिन हम दोनों ही वास्तविकता को जानते हैं और हमें मानवीय कारणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं प्रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दोस्त के नाते आपसे उम्मीद करता हूं कि इंजीनियर रिहा हो जाएं। मिश्रा लिखते हैं कि उसके कुछ ही दिनों बाद सभी इंजीनियर रिहा हो गए। चंद्रशेखर ने स्वीडिश राजदूत को भी ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि उन्होंने कैसे ये काम किया, ना ही दूसरे नेताओं को चिढ़ाने के लिए और लोगों के बीच अपनी छवि चमकाने के लिए अपनी इस ईमानदार पहल को बेचा। विचित्रमणि राठौर, NDTV, नई दिल्ली।